तो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित डोगरा और आप जुड़ गए हैं इंग्लिश टीवी के साथ। तो गाइज़, आज मैं कुछ जो एक्चुअल एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो ये क्या है कि अभी थोड़ी जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्चुअल एग्ज़ाम की, तो उनको थोड़ी जो भी हमने जो अपने हिसाब से जो अब 5-6 सालों में जो भी एक्सपीरियंस किया है, तो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं ना क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल फार्मेसी में, तो उसके रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। और जो ही हमने इंटरव्यू फेस किए हैं या कोई एग्ज़ाम दिए हैं फार्मेसी के, तो इसमें शायद आपको भी ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप को आपको पेपर आएगा, तो उसके हिसाब से हम तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रहो, अपनी जो भी आप किताबें पढ़ रहे हो उसको रखो अपने साथ, उसकी प्रिपरेशन करो। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आपको देखना ज़रूर चाहिए वीडियो। तो आज हम आपके लिए ये वाइट बोर्ड मैंने ले लिया है, तो इस पर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होती हैं चीज़ें, वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, इसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी इन मेडिसिन्स। इसमें सबसे पहले आती है कॉमन टर्मिनोलॉजी इन मेडिसिन्स में सबसे पहले आता है आपका डोसेज फॉर्म्स। ठीक है। दूसरा आता है इसका फार्माकोलॉजिकल ग्लॉसरी, या इसको फार्माकोलॉजिकल टर्म्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा आता है उसको लेटिन टर्म्स। ठीक है, लेटिन टर्म्स। ये क्लियर होगी। डोसेज फॉर्म्स, फार्माकोलॉजी ग्लोसरी, लेटिन टर्म्स। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप एक और लेना चाहो मेरे हिसाब से तो काम, बाकी ये तीन ही होती है। मिसलेनियस भी आप ले सकते हो। मिसलेनियस में आता है आपका जैसे जेनरिक नेम आ गया, ब्रांडेड नेम आ गया, कई लोग तो इसको प्रोप्राइटर नेम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर होता है जिसका मतलब जो जिस कंपनी ने इसको बनाया है, तो वो अपना नाम दे देती है दवाइयों का। जैसे कई लोग नॉमनक्लेचर भी बोलते हैं। नॉमनक्लेचर हो गया कि उस दवाई का क्या वो है, जेनरिक नेम उसका क्या है। एक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है। फिर एक कॉमन भाषा में साल्ट बोलते हैं, इस दवाई का क्या सॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें मिसलेनियस में आती हैं। तो एक एक करके सब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो आ गई टैबलेट। ठीक है। टैबलेट आपको पता होना चाहिए, एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है। ठीक है। और इसका डिफरेंट वेट हो सकता है, डिफरेंट साइज़ हो सकता है, शेप हो सकती है, सिंगल और मल्टीपल भी हो सकती है। अगर एग्जांपल में बात करेंगे, अगर आप वेटनरी ड्रग की बात करेंगे, जो भी हम पशु वगैरह को, जहाँ हमारी जो गाय वगैरह, जो जानवर वगैरह को दवाइयाँ दी जाती हैं, उनके साइज़ बड़ा होता है। तो इस तरह की उनका शेप अलग अलग होता है। जैसे हम टैबलेट लेंगे, डोलो की आपकी पैकिंग देखी होगी, उसका जो टैबलेट आती है उसकी जो शेप अलग होगी। सिंपल पैरासीटामोल 500 अलग ही उसकी गोल आकार में होगी। तो अलग अलग शेप और साइज़ की टैबलेट्स बनाई जाती हैं। अगर दूसरा अंग में पिल की बात करेंगे, पिल भी आपको जैसे आई पिल कभी देखी होगी, इसकी छोटी टैबलेट फॉर्म में एक छोटी सी होती है, वो उसका शेप अलग होता है, पिल बोलते हैं उसको। तो पिल होता है एक स्मॉल राउंड सॉलिड्स प्रिपरेशन होती है, वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो पिल और टैबलेट में आपको पता होना चाहिए जी, जैसे आई पिल आती है ना, आई पिल की कभी भी पैकिंग देखोगे तो उसकी राउंड शेप छोटी सी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। दोनों ओरली ले सकते हैं, पर उसकी जो पिल का होता है अलग अलग होता है। तीसरा आता है आपको कैप्सूल्स। ठीक है। कैप्सूल क्या होता है, ये भी सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होती है। तो कैप्सूल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है और एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है। ठीक है। हार्ड और सॉफ्ट में ये फ़र्क है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कभी देखना आप, एक ना उसका शेल बहुत मोटा होता है। सॉफ्ट जेलेटिन आपने कभी इवियन के कैप्सूल देखे होंगे, इवियन हरे कलर का आता है, इवियन 400। ठीक है, उसको हम सॉफ्ट जेलेटिन की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि वो उसका जो शेल होता है वो सॉफ्ट होता है।
उसको आप अगर थोड़ा सा प्रिक करके उसमें से लिक्विड निकालेंगे तो उसको आप फेस पे ऊपर भी लगाते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट की शेप में बनाया जाता है। सॉफ्ट इसको बोलते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन। एक हार्ड जेलेटिन होता है, वो आपके अभी आप देखते हैं यूरीमैक्स का कैप्सूल आते हैं जिसको टेम्सुलोसिन बोलते हैं। टेम्सुलोसिन हमारे जो प्रोस्टेट का ग्लैंड बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट में यूज़ होता है टेम्सुलोसिन। जिसने भी वो देखा होगा तो उसको कभी, जहाँ नॉर्मल पेंटॉप DSR ले लेना या कोई भी कैप्सूल ले लेना, उसको कभी अपने, वो हार्ड जेलेटिन होता है, ठीक है। उसको वो दो हिस्से में होता है, दोनों दोनों आप कभी हाथ में लोगे ना तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करोगे उसको वो खुल जाता है अंदर से, फिर वो पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे मालिक्यूल निकलते हैं, वो होता है हार्ड जेलेटिन। उसको कभी फील करके देखना, बड़ा हार्ड होता है वो। दोनों अंदर जाके डिज़ोल्व होने के बाद ना इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, दोनों ओपन हो जाते हैं अंदर। तो ये जो जेलेटिन होता है वो बना होता है। जो जेलेटिन कैप्सूल होते हैं ना वो एनिमल की जो हड्डियाँ, जो कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजन होता है ना, या चमड़ी होती है, तो उसको लैब की प्रिपरेशन करके उसको तैयार किया जाता है। तो जैसे जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं वो भी एनिमल ओरिजिन से बनते हैं, वो थोड़े ऑयली टाइप होते हैं। तो वो उसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे, जेलेटिन के रिलेटेड भी। तो कैप्सूल आ गया। तो चौथा आता है हमारा ड्रॉप्स, या इसको GTT भी बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉप्स क्या होती है लिक्विड डोसेज फॉर्म में आती है, ठीक है। और ये आती है नेज़ल के लिए भी यूज़ होती है, आई के लिए यूज़ होती है, ईयर के लिए भी यूज़ होती है। जैसे क्या कहते हैं ना कि ईयर ड्रॉप दीजिए मुझे, ईयर ड्रॉप आप जो जैसे बोलते हो कि मुझे वो उसके लिए ईयर ड्रॉप चाहिए, कान में दर्द है, तो लिग्नोकेन और क्लोट्रिमाजोल 3-4 चीज़ों की मिक्स की ईयर ड्रॉप आती है। उसी दौरान अगर आई के लिए आपको चाहिए तो सिप्लॉक्स डी, सिप्लॉक्स प्लेन भी आती है। ग्लूकोमा के लिए अगर जाएंगे तो लेट्रोप्रोस्ट, टिमोल और बहुत सारी अलग अलग यूज़ के लिए आई ड्रॉप्स आती हैं। अगर नेज़ल ड्रॉप की बात करेंगे, नेज़ल जो आप देखते हो ज़ाइलोमिटाजिन या नेज़ो क्लियर, सोडियम क्लोराइड के लिए नेज़ल के लिए ड्रॉप आती है एलर्जी वगैरह के लिए। तो इसके लिए ड्रॉप्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो पाँचवीं हम लेंगे अनीमा। अनीमा क्या चीज़ है, जब जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस या ऐसी कुछ कोई गंभीर बीमारियां होती हैं जिसमें जो पर्सन का, जो पेशेंट का है ना, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रह जाती है, तो अनीमा उसके लिए देते हैं। जहाँ किसी को सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जहाँ करवानी है तो उसमें अनीमा ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सबसे पहले उसका पूरा जो पेट है उसको साफ़ किया जाता है प्रॉपर तरीके से। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी फ्लूइड जमा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको साफ़ करके फिर वो अंदर जो अपना कैमरा वगैरह और इंस्टॉल करके पूरी पिक्चर लेते हैं अंदर थ्रू NS। तो सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जो भी इसमें मटेरियल यूज़ होता है तो इसमें अनीमा सबसे पहले देते हैं। और किसी को कॉन्स्टिपेशन है, नहीं ठीक हो रही, तो सबसे पहले जो पेशेंट एमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले जो फार्मासिस्ट, जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, या नर्सेज वगैरह हैं, तो डॉक्टर उनको बोलता है ये अनीमा करो। तो फिर अनीमा परफॉर्म करने के लिए अनीमा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके बाद अनीमा की भी सेम तरह एक आती है स्पोस्ट्री, ठीक है। स्पोस्ट्री एक क्या चीज़ है, स्पोस्ट्री होती हैं अनीमा की तरह से छोटी सी एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, रेक्टम में भी यूज़ होती है, वेजाइना में भी यूज़ होती है, ठीक है। वेजाइनली में आप देखा होगा वेजाइनल टैबलेट्स आती हैं, या वेजाइनल स्पोस्ट्री बोलते हैं उसको। वेजाइनल स्पोस्ट्री इसलिए बोलते हैं कि वेजाइना में कई बार एंटी फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, ठीक है। तो वेजाइना में वो इंसर्ट करके उसमें वो क्योर करती है प्रॉपर। तो रेक्टम में इसको इसलिए यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या बच्चों को कई बार कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपने देखा होगा उसके लिए भी टैबलेट्स आती हैं। जैसे डुल्कोफ्लक्स की एग्जांपल दे देता हूँ, डुल्कोफ्लक्स चाइल्ड के लिए भी स्पोस्ट्री आती है और एडल्ट के लिए भी आती है। तो आधा घंटा या 15-20 मिनट में जैसे ही वो इंसर्ट करते हैं तो अंदर से प्रॉपर इवैक्यूएट होता है मल, जो भी होता है ना वेस्ट मटेरियल, तो वो हो जाता है। स्पोस्ट्री में ये आता है। स्पोस्ट्री के बाद हम चलते हैं सीधा सिरप्स पे। सिरप्स तो आपको जानते हो, हम जो भी कफ सिरप पीते हैं या फिर आयरन के सिरप पीते हैं, मल्टीविटामिन सिरप्स पीते हैं, जो भी एक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें आप सस्पेंशन भी ले सकते हो, सस्पेंशन भी पीने के लिए आते हैं, वो भी होता है। तो
एक एलिक्सर होता है, ये भी पीने के लिए आता है, अलग अलग है सारी। तो ये चीज़ें आती होगी। फिर 8वां आप ले सकते हो पाउडर। पाउडर आपको अलग अलग तरह के आते हैं, डस्टिंग पाउडर भी आते हैं, ठीक है। नियोस्पोरिन पाउडर आपको नाम सुना होगा, एंटीबायोटिक होता है। फिर आप क्लोट्रिमाजोल, तो डस्टिंग पाउडर में ही आ गया, क्लोट्रिमाजोल आता है पाउडर। जहाँ फिर टर्बीनाफिन पाउडर आता है, ये भी आपको एलर्जिक होता है, वो फंगल इन्फेक्शन में यूज़ होता है। तो पाउडर की ये फॉर्म्स होती हैं। तो 8 हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं, और कौन सी दूसरी फॉर्म होगी, जो जो मुझे पता है वो उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो कभी अगर पूरी सॉलिड डोसेज क्या होती है, लिक्विड डोसेज क्या होती है, तो अलग अलग अगर देखना हो फिर उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, और उसके लिए अब अलग अलग सेपरेट वीडियो बनानी पड़ती है। मैं आपको कॉमन डोसेज फॉर्म बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। तो 8 होगी। 9th जो है वो है लिनीमेंट बोलते हैं उसको, और लोशन भी बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना यार मुझे ना एंटी फंगल लोशन दो कोई, तो आप देखो तो कीटोकोनाजोल लोशन आता है, बॉडी पे भी यूज़ होता है, और जो डैंड्रफ के लिए भी यूज़ होता है लोशन आता है वो। तो अलग अलग प्रकार के लोशन आते हैं, कैलामाइन लोशन आता है, तो कई लोशन आते हैं जो सनबर्न हो चुका होता है उसके लिए भी लोशन आते हैं। तो लिनीमेंट भी आते हैं। लिनीमेंट के में ज़्यादातर मैंने देखा तेल जो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं पेन ऑयल, उसमें भी लिनीमेंट में आते हैं, वो पेन ऑयल होते हैं जो भी दर्द के लिए जो आते हैं। डॉक्टर आर्थो आ गया, तो इस प्रकार की इसकी एग्जाम्पल लिनीमेंट में आते हैं। वो गलती हो सकती है भाई, आप जो भी जो मैं अपने हिसाब से जो इधर दे रहा हूँ आपको, तो वो मुझे जो तक याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2017 से मैंने ये कंप्लीट करके उसके बाद जो भी जिस जगह पे मैंने काम किया है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं यार इधर से कुछ लिखूँ तो बाद में वीडियो कोई बन जाए यार ये गलत है वो गलत है, या आप कमेंट करो, गलत भी हो सकता हूँ। तो उसके रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ जो तुम मेरे को नॉलेज है, ठीक है। तो 10th में आपको मैं बताता हूँ, तो वो हो गया। ऑइंटमेंट्स आती हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट में आप देखो क्रीम्स भी होती हैं, क्रीम्स भी ठीक ही है, क्रीम्स और ऑइंटमेंट सेम ही है, पर क्रीम्स में क्या होती है, क्रीम्स जल्दी एब्जॉर्ब होती है स्किन में, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं, अभी प्रॉपर इसकी नहीं है जॉन, पर क्रीम्स और ऑइंटमेंट और एक जेल भी आती है। ये तीनों का अलग अलग पर्पज़ है, पर है ये सेम ही होती हैं। तो अलग अलग पर्पज़ है स्किन पे। टॉपिकल, ये तीनों चीज़ें हैं जो टॉपिकल यूज़ होती हैं, मतलब तीनों जो चीज़ें जो टॉपिकल यूज़ होती हैं, मतलब एक्सटर्नल स्किन पे आप लगा सकते हैं, इसको इनटेक नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की होती हैं। तो आई थिंक मैंने ये कवर कर दिया है डोसेज फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती हैं। और एक चीज़ तो मैं भूल गया, मेन चीज़, इंजेक्शंस। ये तो सबसे कॉमन है, इमरजेंसी में यही तो चीज़ कॉमन आती है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। बायोअवेलेबिलिटी के बारे में एक दिन हम पढ़ेंगे। एफिकेसी अच्छी होती है। ये बायोअवेलेबिलिटी होती है कि सबसे ज़्यादा, जैसे हम कोई भी टैबलेट लें ना, जैसे 500 बायोअवेलेबिलिटी में सिंपल बता देता हूँ। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है कि जैसे हमने पैरासीटामोल ले ली 650 mg, ठीक है, डोलो ले ली, तो डोलो अंदर जाके जो जब भी एंजाइम उसमें मिलेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगी तो अंदर वो टूटती है। जो ब्लड में जब तक जाएगी ना तब तक उसकी ना वो कम होती जाती है बायोअवेलेबिलिटी। 650 में अगर आपने खाई है तो क्या पता आपको आगे चल के उसको 600 मिले, 550 मिले ब्लड में जाके। तो इस तरह का उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है ओरल ड्रग की। इंजेक्शन की बायोअवेलेबिलिटी क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि इंजेक्शन जो होता है 100% उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। जैसे ही आपने इंजेक्शन भरा अपनी नीडल के थ्रू, आपने भरा अपने सिरिंज में, तो डायरेक्ट आप आईवी जब देते हो ना तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो अगर वो पैरासीटामोल का इंजेक्शन जो आता है ना, जैसे डिक्लोफेनाक का देखना कभी 3 ml का इंजेक्शन होगा ना, 75 mg होता है उसमें, तो वो डायरेक्ट 3 ml जब आप ब्लड स्ट्रीम में लोगे वो उसका बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। वो सीधा ब्लड में जा रहा है तो 75% ही होगा उसका, वो पूरा आपको 75 mg मिलेगा ड्रग आपको। तो ये होती है बायोअवेलेबिलिटी। तो बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे किसी दिन। तो आगे चलते हैं हम। इंजेक्शन आपको पता है, इंजेक्शन आपको समझा दिया, इंजेक्शन भी होते हैं इसमें। तो मेन जो होती है ना क्लिनिकल प्रैक्टिस में 15 तरह की डोसेज फॉर्म यूज़ होती हैं। तो इस तरह में क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, जैसे क्रीम, जेल, लिनीमेंट,
डोसेज फॉर्म के जो आप, अगर आप टैबलेट के बारे में पूछें कि टैबलेट कौन सी डोसेज फॉर्म है, तो वो आप बता सकते हो सॉलिड डोसेज फॉर्म है। अगर उसमें आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि जो लोशन है वो कौन सी जो डोसेज फॉर्म में आता है, दो सेमी लिक्विड ऐसे सिरप्स जो होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में आते हैं। तो इस तरह की आपको कंपेयर करके बता दूंगा किसी दिन, तो वो आप बता सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया बायोबिलिटी के बारे में इंजेक्शन, तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं वो कोई सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी किस डोसेज फॉर्म की हो सकती है, तो आप बता सकते हो कि इंजेक्शन की बायोबिलिटी सबसे 100% होती है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट फार्माकोलॉजी ग्लोसरी की। फार्माकोलॉजी ग्लोसरी में हम बात करेंगे जैसे जैसे आप कभी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ो ना, प्रिस्क्रिप्शन आपको पता ही होगा जो डॉक्टर लिखते हैं, रिटन ऑर्डर होता है डॉक्टर का, फिजिशियन का, जो भी आप बोल रहे हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, जो भी हो। तो सबसे पहले ना वो ऊपर HX लिखते हैं या DX लिखते हैं या RX लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? RX तो पता हो गया आपको, हो गया यू टेक। अलग भाषा में इसको एक गॉड ऑफ जुपिटर भी बोलते हैं, एक किस्म का ना हम प्रेयर करते हैं किसी किसी कंट्री में आप देखोगे ना, तो उसके RX का मतलब होता है गॉड ऑफ जुपिटर, कि हम ना प्रेयर करते हैं गॉड को कि भगवान मैं तेरे भरोसे ये दवाई पेशेंट को दे रहा हूँ, तो इसको ये पेशेंट लेगा, तो आशा करते हैं कि ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। किसी किसी कंट्री में यूज़ होते हैं, पर मेन इसका RX का मतलब होता है यू टेक, मतलब आपने ये दवाई लेनी है। ठीक है, DX का मतलब हो गया डायग्नोस। डायग्नोस क्या हो गया? पेशेंट जैसे ही डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उसको बोलता है, पेशेंट उसको बोलता है डॉक्टर साहब मैं कल से बहुत वीकनेस फील कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे सिर दर्द भी है, थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है। तो जो जो डॉक्टर थर्मामीटर से, जहाँ फार्मासिस्ट को या नर्स को बोलते हैं इसकी थर्मामीटर से चेक करो, तो वो निकलता आता है कि 102 डिग्री फीवर है। ठीक है, तो डायग्नोस में डॉक्टर यही लगता है कि फीवर, वीकनेस, ये सब डायग्नोस में आते हैं। ठीक है, HX हो गया हिस्ट्री। अगर पेशेंट एल्डर है जहाँ कोई भी है, तो वो कोई दवाई तो नहीं ले रहा, किसी मतलब BP की दवाई ले रहा है, जहाँ मतलब IDDM लिख देता है, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या NIDDM लिख देता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इस तरह की हिस्ट्री में आता है ये। तो RX हो गया यू टेक। तो ये सब जब लिखता है ना, तो वहाँ क्या टर्म यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल टर्म जो 4-5 भी बताऊँगा आपको, जैसे एलोपेशिया हो गया, कि किसी पेशेंट का ना बाल झड़ रहे हैं, फॉलिंग ऑफ हेयर, तो एलोपेशिया एक टर्म बना दी है कि एलोपेशिया होता है। जब भी कोई डॉक्टर लिखेगा ना डायग्नोस में, तो एलोपेशिया लिख देगा कि इसको एलोपेशिया की समस्या है, तो नीचे ड्रग डाल देगा। जैसे आपको कोई हेयर वाइटल एक शैम्पू आता है, वो डाल देगा, या फिर कोई कीटोकोनाजोल या कुछ ऐसी अगर फंगल इन्फेक्शन है वो डाल देगा। तो आपको बायोटिन डाल देगा, जो भी बायोटिन टैबलेट आती हैं बालों की ग्रोथ के लिए। तो एक और दवाई डाल देगा, जैसे एलोपेशिया के लिए वो ड्रग यूज़ होती है, फिनेस्ट्राइड होती है आई थिंक, तो फाइन पेशिया करके आती है एक दवाई, तो वो भी डाल सकता है। तो ये ऐसे ही दवाइयाँ वो डालते हैं। सबसे पहले ऊपर टर्म्स लिख देते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है बंदे को। तो गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, तो गायनेकोलॉजी के जो कोई फीमेल जाती है, तो उसको वो डायग्नोस करके, तो एक टर्म होती है एमेनोरिया। इसका मतलब होता है कि मेंसेस, जो लेडी है उसके मेंसेस ऊपर नीचे हो गए हुए हैं, तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस भी बोलते हैं कि मेंसेस नहीं आ रहे, तो एमेनोरिया होता है इसको, कि मेंसेस नहीं है, एब्सेंट है, मेंसेस एब्सेंट है। ठीक है, एमेनोर हो गया। तो एक और टर्म होती है अर्थेल्गिया। ये होता है कि जॉइंट में पेन है, पेन इन जॉइंट। ठीक है, अर्थेल्गिया भी बोलते हैं इसको। तो उसके बाद जैसे ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो स्लो हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया ये चीज़ होती है। तो अगली हम बात करेंगे, जैसे सिरोसिस हो गया पेशेंट को। सिरोसिस हो गया कि लीवर 3rd-4th स्टेज में चल के कैंसर की स्टेज में आ गया, डीजनरेशन हो जाता है लीवर के सेल्स का।
डीजेनरेशन ऑफ लीवर सेल्स, मतलब लीवर प्रॉपर डैमेज की कगार पे आ गया है, जहाँ तो इसका फिर ट्रांसप्लांट होता है, जो भी कैंसर की चला जाता है, सिरोसिस की स्टेज में चला जाता है, ठीक है, लीवर फैटी हो के ना तो सिरोसिस में चला जाता है। तो जैसे एपिलेप्सी भी एक टर्म होती है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होता है कि ब्रेन की एक डिजीज़ होती है ये, ठीक है, ब्रेन की डिजीज़ होती है कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं ना वो बन नहीं पाते, मतलब इलेक्ट्रिकल जो हमारे होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकलता है जो ब्रेन से, तो उसकी ये डिजीज़ होती है, जिसमें बोलते हैं आपको मिर्गी पड़ रही है, दौरे पड़ रहे हैं, वो होता है एपिलेप्सी, ठीक है, वो ब्रेन की डिजीज़ है। तो गैस्ट्राइटिस भी आपको मान के चलो, कोई गैस्ट्राइटिस हो गया, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस की समस्या है, जहाँ किसी को रेनाइटिस बोलते हैं उसको, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। सीजर्स भी होता है, ये भी दिमाग की बीमारी होती है, कन्वर्जन साइनेटाइसिस। तो ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, वेसोडाइलेशन, तो इस्कीमिया, जॉन्डिस, फीवर, ये सारी हैं टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म होगी। अब हम मेन आते हैं लैटिन टर्म्स के ऊपर। लैटिन टर्म्स, ठीक है। लैटिन टर्म्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में, जब डॉक्टर कोई लिखता है ना, जैसे उसने लिखा टैबलेट कोई लिखी, ठीक है, तो वो लिखेगा ओडी, ठीक है, वंस अ डे। ये तो सबको पता ही होगा जो भी फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं ना। ये हो गया बीडी। इसका अगर लैटिन टर्म या एब्रीवेशन देखें हम, बिस इन डाई, मतलब 2 टाइम्स अ डे। जब वो क्वेश्चन पुट करेंगे ना, शॉर्ट टर्म भी पूछ सकते हैं, एब्रीवेशन भी पूछ सकते हैं, तो लैटिन टर्म भी पूछ सकते हैं। तो जैसे अगर बीडी की हम बात करें ना, इसका जो एब्रीवेशन है ना, एब्रीवेशन इसकी है, इसकी एब्रीवेशन जो है वो है बीडी, ठीक है, इसकी एब्रीवेशन है। लैटिन टर्म में इसको अभी लिखेंगे तो हम लिखेंगे, तो इंग्लिश मीनियम जो है, इंग्लिश में लिखेंगे इसको 2 टाइम्स अ डे। ये क्लियर होगी बात। अगर वो पूछते हैं कि बीडी की एब्रीवेशन बताओ, या नहीं मतलब बीडी की लैटिन टर्म बताओ, तो लैटिन टर्म में आप बिसिनडाई लिखेंगे। ऐसा नहीं मतलब होगा बीडी की लैटिन टर्म पूछिए तो आप ये लिख दें 2 टाइम्स अ डे। बीडी की अगर लैटिन टर्म पूछिए तो बिसिनडाई आएगा, ठीक है। इंग्लिश बीडी शॉर्ट फॉर्म या इंग्लिश टर्म पूछेंगे तो फिर 2 टाइम्स अ डे, ऐसे होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। बिसिनडाई आपको पता चल गया 2 टाइम्स अ डे। एक और टर्म होती है एच एस, ठीक है। एच एस होता है, इसकी लैटिन टर्म है होमनी सोरा, मतलब टेक एट नाइट भी लिखते हैं इसको, या फिर स्लीपिंग आवर्स भी लिखते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद स्लीपिंग आवर्स हो गए आपके, तो स्लीपिंग आवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्लीपिंग आवर्स। होमनी सोरा इसकी लैटिन टर्म होगी, ये रात को लेनी है ये टैबलेट, ठीक है। कई बार आता है टर्म्स की TID आता है, इसका भी होता है 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो इस तरह की टर्म होती है। AC होता है बिफोर मील, PC होता है आफ्टर मील, ठीक है। इस तरह की टर्म्स होती हैं बहुत सारी। एक होता है स्टैट, स्टैट होता है इमीडिएटली, ठीक है। एक होता है SOS, व्हेन नीडेड, मतलब जब ज़रूरत है तब आपने लेनी है, ठीक है। तो मिसलेनियस में बात करेंगे, जैसे जेनरिक ड्रग्स, एक होता है ब्रांडेड ड्रग्स, इसको हम प्रोप्राइटर नेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं इसको कि ये एथिकल में आती है जी, एथिकल ड्रग है। कोई बोलते हैं जी ये जर्नल ड्रग है, जो जेनरिक होगी, एथिकल होगी, स्टैंडर्ड ड्रग है जी, स्टैंडर्ड ड्रग। तो इस तरह से होता है जेनरिक। और जेनरिक हो गया कि सप्लाई की मेडिसिन, मतलब सॉल्ट नेम के नाम से आती है। जेनरिक मतलब हो गया कि उसकी कोई प्रमोशन नहीं हो रही, ना उस पर कोई खर्चा हो रहा है, ना उसकी कोई पैकिंग, मतलब उसकी पैकिंग भी नॉर्मल रखते हैं ना वो,
तो ना उसकी कोई प्रमोशन होती है दवाई की। जैसे ब्रांडेड होती है तो एमआर जाते हैं डॉक्टरों के पास कि इसको प्रमोट करो डॉक्टर साहब, तो जेनरिक में उसकी कोई प्रमोशन होती नहीं है। जेनरिक एज ए सप्लाई की तरह यूज़ होती है, जो उसकी जो एमआरपी से बहुत सस्ती पड़ती है जेनरिक। तो इस तरह की और भी अगर वीडियो चाहिए तो आप वही मैसेज करें और कमेंट में लिखना किसके इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कोई और टॉपिक पे किसी दिन बात करेंगे।